हेलो दोस्तों, मैं हूं काव्या। फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है द आल्मानैक ऑफ नेवर रविकांत, जिसके लेखक हैं एरिक जोग्रेनसन। द आल्मानैक ऑफ नेवर रविकांत फिलोसोफर और एंटरप्रेन्योर रविकांत के लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनके नॉलेज को रेडी टू यूज़ फॉर्म में हमारे सामने पेश करती है। हालांकि रविकांत ने ज़िंदगी के कई पहलुओं को कवर किया है, लेकिन इस समरी में वह हमारी ज़िंदगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब में कहते हैं कि यह दोनों ही स्किल्स हैं जिन्हें प्रैक्टिस के ज़रिए अचीव किया जा सकता है। और वह इम्पोर्टेंट सवाल है कि दौलतमंद कैसे बना जाए और खुशियाँ कैसे ढूंढी जाएं। अगर आप किसी फैसले को लेकर श्योर नहीं हैं तो इसका जवाब ना है। एक तरह का ओपिनियन है कि विजडम और वेल्थ एक साथ नहीं चल सकते। एशियंट ग्रीक में फिलोसोफर के ऊपर जोक के तौर पर कहा जाता है कि फिलोसोफर्स ऊपर आसमान में तारे देखते हुए कुएं में गिर जाते हैं। बहुत सारे दूसरे ओपिनियन की तरह यह भी पूरा सच नहीं है। हालांकि इसके सच होने का एहसास होता है क्योंकि हमने ऐसा कुछ ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन यह सच नहीं है। नवल रविकांत इस बात का जीता जागता सबूत है। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के तौर पर उनकी कामयाबी पैसे बनाने की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ एक फिलोसोफर के तौर पर वह ज़िंदगी के अलग अलग सीक्रेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करते रहते हैं। इस समरी में हम वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में जानने के साथ ही इसे रविकांत के नज़रिए से समझने की कोशिश भी करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों एक दौलतमंद को जलन नहीं करनी चाहिए, आज़ादी पाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे एक शांत माइंड ही हैप्पी माइंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी फैसले को लेकर श्योर नहीं हैं तो इसका जवाब ना है। इस धरती पर 7 बिलियन लोग रहते हैं। इंटरनेट की सहूलियत की वजह से हम कहीं से भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे साथी, दोस्त और बिजनेस पार्टनर को। आज काम करने का तरीका भी बदल गया है। आज के ज़माने में हज़ारों नौकरियां किसी ऐसे शख्स के लिए भी अवेलेबल हैं जिसके पास वह इंटरनेट मौजूद हो। मतलब मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जब ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मतलब बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब भी होंगे, जैसे कि कहाँ रहा जाए, किससे शादी की जाए, कौन सा करियर चुना जाए। तो आप इन सवालों के सही जवाब कैसे हासिल करते हैं? अगर हम इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते वक्त प्रिंसिपल का सही इस्तेमाल करें तो हमें हर सवाल के सही जवाब मिल सकते हैं। हमारा इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि हमारा दिमाग बहुत सारे ऑप्शन से भरे इन्वायरमेंट से कोप करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स एक छोटे से ट्राइब में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी किल्लतों या कमियों में गुजरी। मिसाल के तौर पर पार्टनर की तलाश भी रोमांस नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी का सवाल थी, जो भी ज़रूरत का सवाल थी। उस दौरान किसी भी हालत में इतना खाना ले ही आना होता था जितने में आप खुद को और अपनों को अगले दिन तक ज़िंदा रख सकें। आज के ज़माने में मौजूद ऑप्शंस के हिसाब से हमारा इवोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब कोई बड़ा फैसला लेने की बात आती है तो हम लंबे वक्त तक उसमें फंसे रहते हैं। शहर बदलने या कोई जॉब एक्सेप्ट करने का फैसला आपके पूरे करियर की दिशा ही बदल सकता है। रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसा ही है। एक गलत फैसला और आपका बहुत सारा वक्त बर्बाद। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के फैसलों का हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए इनका सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिंपल ह्यूरिस्टिक यानी थंब रूल का इस्तेमाल कर प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ह्यूरिस्टिक के मुताबिक अगर आप किसी फैसले में कंफ्यूज है तो उसका जवाब ना ही होता है। हालांकि हम फ्यूचर नहीं जान सकते, इसलिए इस बात का पूरा दावा नहीं कर सकते कि क्या फ़ैसला सही है और क्या गलत। मिसाल के लिए कोई घर खरीदना या किसी से शादी करने का फ़ैसला लेना सही ऑप्शन हो सकता है। बस अपने डाउट पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप स्प्रेडशीट को घूरते हुए इसके फ़ायदे और नुकसान की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस मामले में आपका जवाब ना है। यह बहुत सीधा सा रूल है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट और पछतावे से बच सकते हैं।
अच्छी रेपुटेशन बेशकीमती एसेट है। मान लीजिए कि आप 10% के इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जितने लंबे वक्त तक आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे उतने वक्त हर साल आपको 10,000 इंटरेस्ट के तौर पर मिलते रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके उल्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से पैसे बनाता है। यह 30 सालों में 1 लाख को 17,44,000 बना सकता है। भाई सिंपल इंटरेस्ट इसके इसी वक्त में 1 लाख को सिर्फ 4 लाख ही बना सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब एक लंबे गेम के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसों को ही कंपाउंड कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ और अपने क्लाइंट की तरफ से मिलियंस संभालने वाले इन्वेस्टर्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सोचिए। इन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी में ऐसे उहदे क्यों हैं? यकीनन वह टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उनके जैसे ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग लोगों के पास वह जॉब्स क्यों नहीं हैं? इसका सही जवाब है क्योंकि वह यकीन के काबिल है। उन पर यकीन किया जाता है। उन पर यकीन किए जाने का जवाब बहुत सिंपल है। उन्होंने लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया है और जो काम किया है वह आपस में कंपाउंड हो जाता है। उन्होंने लंबे वक्त तक अपना काम किया और अपने आप को यकीन करने लायक साबित किया है, और यही रेपुटेशन है। अपने आप को काबिल साबित करने के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट सोचकर देखिए इंडिविजुअल लेवल पर कैसे काम करता होगा। अगर आपका किसी के साथ 5 से 10 सालों तक वर्किंग रिलेशन होता है तो आप उन पर यकीन करने लग जाते हैं, और यह यकीन बिजनेस वर्ल्ड में होने वाले नेगोशिएशन को बहुत आसान बना देता है। आपको पता होता है कि आप दोनों साथ मिलकर काम कर ही लेंगे। अगर आपको अपनी रेपुटेशन पर कोई रिटर्न चाहिए तो आपको बहुत ध्यान देकर अपनी रेपुटेशन बनानी होगी। अगर आप सालों से इन्वेस्ट करते आए हैं तो जब आपको एहसास होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप बहुत जल्दी उससे बाहर निकल सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूम है कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो वह क्लास छोड़ दीजिए। टाइम और एनर्जी को बर्बाद करेगा और आप उस चीज़ को हासिल करने का चांस भी खो देंगे जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। अगर आप दौलत की इज्जत नहीं करते तो यह आपसे दूर हो जाएगी। वेल्थ का नाता सिर्फ पैसा, बाजार और इन्वेस्टमेंट से नहीं है, यह आपके साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। जलन को ही ले लीजिए। जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं और उसकी कामयाबी से जलते हैं तो आप ऐसे ही माइंडसेट में फंस जाते हैं। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना होगा जो आपसे बेहतर हैं। एक इंसान होने के नाते हमें इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, और जब हम किसी से जलते हैं तो यह पता चलता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में वेल्थ चाहते हैं तो यह किसी भी तरह के रिलेशनशिप की बेहतर शुरुआत नहीं है। हम लोग सोसाइटी में 2 तरह के खेल ज़रूर खेलते हैं। पहला है मनी गेम। हाँ, पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता और यह आपकी सभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन यह पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर सकता है, और मनी गेम खेलने के लिए यह वजह काफ़ी है। वहीं बहुत सारे लोग को लगता है वह पैसे नहीं बना सकते। दरअसल यहाँ पैसे बनाने के रास्ते में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम होती है। वह अपना साइकोलॉजिकल ब्लॉक क्लियर करने के बजाय पैसों में कमियां ढूंढने पर फोकस करते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए इसे हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और इसे स्टेटस गेम कहते हैं। यह कहकर पैसे रिजेक्ट कर देना कि चाहिए नहीं या ज़रूरत नहीं, बस दूसरों की नज़रों में ऊंचा बनने का एक तरीका है। यहाँ पर स्टेटस गेम ह्यूमैनिटी जितना ही पुराना है और इसका नाता रिलेटिव माइंडसेट से है। इसका मकसद लोगों के बीच ऊंचे ओहदे वाला और उससे कम की हैसियत रखने वालों को आइडेंटिफाई करना है। इसे ज़ीरो सम गेम कहते हैं। कोई जीतता है तो किसी को हारना पड़ता है। दूसरे नंबर वाला सिर्फ पहले नंबर वाले के जगह खाली करने पर उसकी जगह ले सकता है।
इसके अपने इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर अगर हम पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल नहीं करते तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन किस चीज़ का इंचार्ज है। हालांकि फंडामेंटली देखा जाए तो यह एक ऐसी ज़रूरत है जो गलत भी है, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में इससे बचना चाहिए। अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जलन रखने वाले, बेचैन और दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में रहने वाले बन जाएंगे। मनी गेम कुछ अलग है। यह ज़ीरो सम नहीं बल्कि पॉजिटिव सम है। आप बिना किसी को हराए जीत सकते हैं, बिना किसी को गरीबी में ढकेले अमीर बन सकते हैं। कामयाब लोगों के रिश्ते इसी बुनियाद पर टिके हैं। वह ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो इस बात को समझे कि जब मनी गेम की बात आती है तो यह हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन ही होती है। अगर आप आज़ाद रहना पसंद करते हैं तो पैसा आपको आज़ादी भी दे सकता है। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ना ही यह आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और ना ही सच्चा प्यार ढूंढने में आपकी मदद। इससे ना आप इनर पीस हासिल कर सकते हैं और ना ही फिट हो सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ ही आपको दे सकता है वह है फ्रीडम, यानी आज़ादी। पैसा आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी प्रॉब्लम और रुकावट को दूर कर देता है जो आपके मन चाहे काम के बीच आ रही हैं। बुद्ध एक प्रिंस के तौर पर ही पैदा हुए थे। पहले दौलत आई, उसके बाद वह इससे मिली फ्रीडम का इस्तेमाल कर जंगलों में जाकर मेडिटेशन के सहारे अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। दूसरे शब्दों में कहे तो पैसा अंत की तरफ ले जाता है। इसकी असल कीमत कहीं और है। और जब आप इस हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं तो पैसा फ्रीडम का नहीं बल्कि फ्रीडम से दूर ले जाने का ज़रिया बन जाता है। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। असल में यह ना अच्छा है ना बुरा। इसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि पैसा अच्छा है या बुरा। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। वह पैसे के लिए पैसा चाहते हैं। ऐसे में यह सिर्फ पैसों का लालच है और कुछ नहीं। वह आपके लिए बुरा और आपकी मोरालिटी के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकली आपकी हेल्प और हालात के लिए। इससे हमें बहुत सारे एडिक्शन का पता चलता है। अगर आप पैसों से प्यार करते हैं तो आपके लिए पैसे कभी भी काफ़ी नहीं होंगे। कोई भी अमाउंट हासिल कर लेने पर आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऐसे में पैसा आपके दिमाग पर सवार हो जाता है और आप सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच पाते हैं। आपका हर फैसला पैसों की कैलकुलेशन पर वेस्ट होता है। आप जितना भी कमा पा रहे हैं उसको लेकर नाखुश और जो भी आपने बनाया है उसे खो देने के डर में रहने लगते हैं। डिसैटिस्फैक्शन की यह सिचुएशन पैसों की लालच रखने की वजह से एक सजा है और यह पैसों के ज़रिए ही आती है। यह मनी गेम को अपनी ज़िंदगी में जगह देने का गलत तरीका है। याद रखिए, पैसा पैसों के लिए नहीं होता है। पैसा आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है। इस गलत मनी गेम से बाहर निकलने के लिए आप ज़्यादा पैसे कमाने के बावजूद अपनी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने से बचने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा कमाते रहेंगे और आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। लगातार अपनी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा चमक दमक बना के रखने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको तेज़ी से पैसे कमाने और उसी साइकिल से गुजरने की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीकर खुश रहना चुन सकते हैं। खुशियाँ क्या है? इसका एक जवाब सदियों पुराने टाओइज़्म और बुद्धिज़्म जैसे एशियन रिलीजन देते हैं, जिनका कहना है कि खुशी या दुख दोनों ही हमारे जजमेंट होते हैं, हमारा नज़रिया होता है। हकीकत यह है कि हमारे दिमाग के बाहर की दुनिया न्यूट्रल है। हमेशा से नेचर ने कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी वजह और उसका असर के नियम को फॉलो किया है। नेचर के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ भी सही गलत और अच्छा बुरा नहीं होता। ज़िंदगी साउंड, टेम्परेचर और लाइट जैसे सेंसेशन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। टाओइज़्म और बुद्धिज़्म बताता है कि अगर जजमेंट हमारे दिमाग के अंदर होता है तो खुशियाँ सिर्फ इस न्यूट्रल वर्ल्ड में रिस्पॉन्स करने का एक तरीका है। शॉर्ट में कहे तो खुश रहना एक चीज़ है और हम इसे चुन सकते हैं। हम अक्सर खुशियों और पॉजिटिव थॉट को एक समझ लेते हैं, लेकिन टाओइस्ट्स और बुद्धिस्ट्स इसमें फ़र्क करना जानते हैं। 6th सेंचुरी BCE चाइनीज सेंट लाओजी के लिए असाइन टाओ टेचिंग नाम के फिलोसफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट का टाओइस्ट और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पर काफ़ी गहरा असर रहा है।
इसमें बताया गया है कि हर पॉजिटिव थॉट या जजमेंट में एक नेगेटिव थॉट की बीज जरूर होती है। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि आप खुश हैं तो इसका मतलब है इससे पहले आप उदास थे। अगर आप किसी को अट्रैक्टिव कहते हैं तो आपके बातों का एक मतलब किसी दूसरे को बैड लुकिंग ठहराना भी है। इसी तरह अगर आज के मौसम को लेकर नेगेटिव जजमेंट या रिमार्क दिया जाए तो इसका मतलब है कि कल धूप होने की पॉसिबिलिटी भी है। इन दोनों ही ट्रेडिशन में ऐसे किसी भी जजमेंट या रिमार्क की गैर मौजूदगी को हैप्पीनेस कहते हैं और इसमें ख्वाहिशों की भी गैर मौजूदगी भी शामिल होती हैं। आपके अंदर जितनी कम ख्वाहिशें होंगी आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों को उसके असर में एक्सेप्ट कर पाएंगे और इससे आपका मन शांत होता है। आपका दिमाग ना ही पीछे मुड़कर पास्ट के बारे में सोचता है, ना आगे बढ़कर फ्यूचर के बारे में जानने की ख्वाहिश रखता है। इंसान बस प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। मैं तो खुश हूँ जैसा पॉजिटिव रिमार्क भी आपकी शांति को ख़राब कर सकता है। अचानक से आप अपने फ्यूचर और इस खुशी को बचाए और बनाए रखने के बारे में सोचने लगते हैं। इससे आपके मन में टेम्परेरी चीज़ को परमानेंट बनाने की ख्वाहिश जगती है और आपका दिमाग तेज़ी से चलने लगता है। आप खुशी के उस प्रेजेंट मोमेंट से भी भटक जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना खुशियों को चुनना है। इस तरीके से जीने के लिए आपको मॉन्क बनने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे से बच्चे के बारे में सोच कर देखिए। उनकी लाइफ में खुशियों का बैलेंस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने दिमाग में दुनिया भर की बातें सोचने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। खुशियाँ कैसी होती हैं? इस सवाल के जवाब में फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेज पास्कल कहते हैं कि अकेले किसी एक कमरे में बैठना ही खुशी है। उनका मानना है कि हम इंसानों में इतनी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारे लिए अकेले रहना या बिना कुछ सोचे बैठना बहुत मुश्किल काम है। बुद्धिस्ट भी ऐसा ही सोचते हैं। असल खुशी 30 मिनट शांति से बैठना है। ऐसा कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें हमारी ख्वाहिशें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हमें लगता है कि खुशियाँ हमारे बाहर इस दुनिया में मौजूद है। हम तब खुश होंगे जब हमें नई गाड़ी मिल जाएगी, ज़्यादा कमा लेंगे या फिर हम अपना सोलमेट ढूंढ लेंगे। यह ख्याल कुछ और नहीं बल्कि हमारा खुद से किया गया वह प्रॉमिस है कि जब तक हमें हमारी मनपसंद चीज़ नहीं मिल जाती हम खुश नहीं होंगे। लेकिन हम खुद के साथ ऐसा करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग एक के बाद दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। बुद्ध ने कहा था कि हमारे ख्याल पेड़ की डालियों जैसे हैं और हमारा दिमाग उस बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरे डाल पर कूदता रहता है और हमारा यह दिमागी बंदर कभी शांति से बैठता नहीं है, दुनिया भर के ख्यालों में डूबा रहता है। कहीं मेरी वाइफ डिवोर्स तो नहीं चाहती? मैं यह कैंडी क्यों खा रहा हूँ? मुझे तो अपना वज़न कम करना था। क्या मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए ठीक ठाक पैसे बचा पा रहा हूँ? क्या मैंने अपनी कलीग को नाराज़ कर दिया? तो क्या हुआ? वह तो हमेशा बदतमीजी से बात करता है। अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं ज़्यादा खुशहाल रह पाऊँगा। शायद मुझे नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, वगैरह वगैरह। दिन भर में हमारा दिमाग बंदर की तरह हज़ारों ख्यालों की डालियों पर कूदता रहता है। कुछ थॉट्स जजमेंट होते हैं तो कुछ कल या 10 साल पहले क्या हुआ था उस बारे में होते हैं और ज़्यादातर फ्यूचर के उस वक्त के बारे में होते हैं जब हमारी सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। हमारे दिमाग के लगातार चलते रहने का फ़ायदा भी है। हम इसी तरीके के ज़रिए फ्यूचर प्लान बनाते या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन यह हमारी खुशियों के लिए अच्छा नहीं है। जब हमारे दिमाग में कोई ख्याल बस जाता है तो हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारे दिमाग में एक अलग तरीके का शोर घर कर लेता है। हम कोई भी काम करने के लिए पहले से ही बिजी, एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड और दुखी होते हैं। इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है। मेडिटेशन के ज़रिए अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पर रखने के लिए ट्रेन कीजिए। मेडिटेशन करने के कई अलग तरीके होते हैं। आप पास्कल की सलाह पर अकेले एक कमरे में बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मॉन्क्स से मेडिटेशन सीख सकते हैं। लेकिन आप वॉकिंग मेडिटेशन यानी हाइकिंग पर भी जा सकते हैं। जर्नल लिखना राइटिंग मेडिटेशन और प्रेयर करना ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है। यहाँ तक कि शावर लेना भी एक तरह का एक्सीडेंटल मेडिटेशन ही है।
जब तक आपका मन यहाँ वहाँ भागने की बजाय शांत रहेगा, तब तक आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छी आदतें डालना और यह जानना कि क्या चीज़ आपके मन को शांत रखती है, खुशियों का रास्ता है। खुशियाँ कोई नेचुरल चीज़ नहीं, यह स्किल है। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और पैसे कमाने की तरह खुशियाँ भी एक स्किल है जिसे आप वक्त के साथ अचीव कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। आखिरकार प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए? प्रैक्टिस का मतलब ही कोशिश करना है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि क्या चीज़ें आपके फेवर में काम करती है और क्या नहीं। ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। जब आप अपने मन को शांत करके अपने आसपास हो रही चीज़ों पर फोकस करते हैं, तभी खुशियाँ आती हैं। मंजिल तो यही है, लेकिन इस मंजिल तक पहुँचने के लिए किसी दो इंसान के रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह जानना है कि आपके लिए क्या चीज़ें कारगर साबित होती हैं। क्या तंत्र मेडिटेशन शांत रहने में आपकी मदद करता है या विपासना मेडिटेशन ज़्यादा हेल्पफुल होगा? क्या आपको अपने मन को शांत करने के लिए 10 दिनों का ब्रेक चाहिए या सुबह बस 10 मिनट के मेडिटेशन से आपका मन शांत हो जाता है? इन सवालों के जवाब हासिल करने का एक ही तरीका है। दोनों ही तरीकों पर अमल कीजिए। कुछ लोगों के लिए योगा हेल्पफुल होता है तो कुछ लोगों के लिए काइट सर्फिंग और माउंटेन बाइकिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हो सकता है कुकिंग से आप अच्छा महसूस करते हों। अपनी ज़रूरत पूरी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस एक्सप्लोर करने और पता करने की क्या चीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव है, प्रोसेस के लिए आपको एक ख़ास माइंडसेट की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपके सामने ऐसे बहुत सारे आइडिया आ जाएं जो आपको कंफ्यूज कर दें कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है, काम कैसे करती है। यह तब तक ठीक है जब तक आप नेचुरल चीज़ों को बदलने की ज़िद नहीं ठान लेते। याद रखिए, प्लेसिबो तब तक कारगर होगा जब तक आपको यह महसूस होता रहेगा कि यह इफ़ेक्टिव है। कुछ वक्त पहले रविकांत ने प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत पर एकहर्ट टोल द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ नाउ नाम की किताब पढ़ी थी। टोल एक बॉडी एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जिसके तहत आपको लेटकर अपनी बॉडी में एनर्जी के सर्कुलेशन को महसूस करना होता है। जब रविकांत ने इस एक्सरसाइज के बारे में जाना तो उन्हें यह बकवास लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया और इसे ट्राई करने के बाद उन्हें बहुत बेहतर महसूस हुआ। रविकांत की स्टोरी से पता चलता है कभी कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। यहाँ पर रूल बहुत सिंपल है। अगर यह कारगर साबित होता है तो इसे इस्तेमाल करो और अगर नहीं तो कुछ और तलाशने की कोशिश करो। खुशियों की स्किल को प्रैक्टिस करने का यह एक पहलू है। दूसरा पहलू नई आदतें डालना है। मिसाल के तौर पर अल्कोहल, कैफीन, शुगर, सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से आपको अपने मूड में स्टेबिलिटी महसूस होगी। इसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज भी आपके माइंड और बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अपने थॉट्स को स्टेबल करके और नई हैबिट अपनाकर आप खुशियाँ ढूंढने के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। पैसा बनाना और खुश रहना एक तरह की स्किल्स है। दोनों के लिए ही आपको अच्छे फैसले लेने पड़ते हैं। चाहे टाइम की बात की जाए या पैसों की, आपको इन्हें सही जगह ही इन्वेस्ट करना होगा। अपने अंदर से आने वाले जवाब पर यकीन कीजिए। अगर आप कंफ्यूज है तो ना में ही जवाब दीजिए। याद रखिए, जब आप अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। यह बात पैसों और रेपुटेशन दोनों पर ही अप्लाई होती है। खुश रहने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने थॉट्स को यहाँ वहाँ से भटकने से रोकना चाहिए, और ऐसा करने का बेस्ट तरीका मेडिटेशन है। अपने शॉर्ट टर्म दर्द को जीने और महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर किन्हीं दो चीज़ों में से एक को चुनना पड़ता है, तो उस चीज़ को चुनिए जो फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी तकलीफ देह हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रास्ते पर सल्यूशन होता है वह शॉर्ट टर्म पेन देता है, वही दूसरा रास्ता लॉन्ग टर्म में हार्मफुल साबित होता है। यकीनन आपको लग रहा होगा कि हमें शॉर्ट टर्म पेन वाला ऑप्शन ही चुनना चाहिए, लेकिन अक्सर मिलने वाली खुशियों का हमारा दिमाग ज़्यादा कैलकुलेट कर लेता है, और जब हम दर्द को महसूस करते हैं तो यह हमारे
खुशियों की वैल्यू को बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज के बारे में सोचिए। शुरुआत में यह थोड़ा सा तकलीफदेह काम लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न काफ़ी अच्छा और बड़ा होगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं काव्या आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान और सुनते रहिए यूट्यूब फ्रॉम किताब। जय हिंद, जय भारत।